सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु को और पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। दीपेंद्र आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल बालाजी कंपटीशन गुरु पर, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के एक नए टॉपिक खिल्जी वंश पर। इसके पहले हमने गुलाम वंश को डिस्कस किया है, जिनके 3 पार्ट हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग खिल्जी वंश। खिल्जी वंश की बात करें तो इस वंश की स्थापना जो है जलालुद्दीन फिरोज खिल्जी ने की थी। किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिल्जी, इन्होंने की थी। कब की थी? 1290 में की थी। कैसे की थी बताते। इन्होंने क्यूमर्स, जो कि गुलाम वंश का अंतिम शासक था, वो बलबन का अंतिम उत्तराधिकारी था, क्यूमर्स की हत्या के बाद जो है इन्होंने जो है खिल्जी वंश की स्थापना की थी। और इनका जलालुद्दीन फिरोज खिल्जी जो है, इनका राज्याभिषेक जो हुआ था वो हुआ था जून 1290 को कैकुबाद द्वारा बनाया गया अपूर्ण किलाखोरी के महल में हुआ था। जलालुद्दीन फिरोज खिल्जी का जो शासनकाल रहा है वो 1290 टू 1296 रहा है, ठीक है। और जलालुद्दीन फिरोज खिल्जी पहला ऐसा शासक था जिसने अपने विद्रोहियों को संतुष्ट करने की नीति का इस्तेमाल किया है, ठीक है। विद्रोहियों को संतुष्ट करने की नीति का प्रयोग किया, विरोधियों को संतुष्ट करने की नीति का इस्तेमाल किया, ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खिल्जी के शासनकाल में सीदी मौला को हाथी के पैरों के तले कुचला गया था। कैसे कुचला गया था? सीदी मौला दिल्ली में खानकाह चलाते, जिसमें हजारों लोगों को प्रतिदिन निःशुल्क भोजन दिया जाता था। इसलिए सीदी मौला की प्रसिद्धि होने लगी थी और वहाँ पर जो है अमीर वर्ग भी आने जाने लगे थे। सीदी मौला पर यह आरोप लगाया गया कि एक दो हिंदू अधिकारी थे, इसका नाम था निरंजन कोतवाल और हथिया पाक। ये 2 अधिकारी थे, नंबर 1 निरंजन कोतवाल और नंबर 2 हथिया पाक। इन पर यह आरोप लगाया गया कि निरंजन कोतवाल और हथिया पाक, ये 2 अधिकारी मिल करके सीदी मौला को जलालुद्दीन फिरोज खिल्जी के स्थान पर सुल्तान बनाना चाहते हैं। और ये बात जैसे ही पता चली फिरोज खिल्जी को, इन्होंने क्या किया कि सीदी मौला को मृत्युदंड दिया था और उन्हें हाथी के पैरों तले कुचल दिया गया था। ये खास रहेगा। दूसरी बात रहेगी कि जलालुद्दीन फिरोज के शासनकाल में ही सबसे पहली बार साउथ इंडिया पर आक्रमण किया गया था। और ये आक्रमण किया गया था देवगिरी के ऊपर, जिसको बाद में दौलताबाद नाम दिया जाएगा। और ये अटैक जो किया है वो जलालुद्दीन फिरोज खिल्जी के भतीजे अलाउद्दीन ने किया था। अलाउद्दीन खिल्जी ने किया था। देखिए, जब देवगिरी आक्रमण की सूचना जलालुद्दीन फिरोज खिल्जी को मिली, ठीक है, तो तब क्या हुआ कि जलालुद्दीन फिरोज खिल्जी ने अलाउद्दीन खिल्जी से विरोध दर्ज कराया। बदले में अलाउद्दीन खिल्जी ने क्या किया? अलाउद्दीन खिल्जी ने अपने भाई अल्मास बेग के माध्यम से जलालुद्दीन फिरोज खिल्जी से माफ़ीनामा लिखा और जलालुद्दीन फिरोज खिल्जी से कहा कि अगर सुल्तान अलाउद्दीन खिल्जी को, अर्थात जो है अलाउद्दीन को माफ़ नहीं करेगा तो अलाउद्दीन खिल्जी आत्महत्या कर लेगा।
अलमास बेग पत्र लेकर पहुंचता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के पास। फिरोज खिलजी भावुक हो जाता है और अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए कड़ा मानिकपुर जाता है। कड़ा मानिकपुर जो है ये इलाहाबाद और प्रतापगढ़ के बीच में जगह पड़ती है वहाँ पर। फिर क्या होता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 19 जुलाई 1296 को कड़ा मानिकपुर पहुंचता है। उसके पहले ही अलाउद्दीन के भाई अलमास बेग ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को बताया कि अगर जो फिरोज खिलजी अपनी सेना के साथ मिलने के लिए अलाउद्दीन खिलजी से मिलने जाएगा तो अलाउद्दीन खिलजी डर जाएगा। इसलिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपनी सेना को रास्ते में ही छोड़ गया और अलमास बेग के कहने पर निहत्था ही अलाउद्दीन खिलजी से मिलने चला गया। जब अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए गया उसी समय अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को गले लगा लिया। लेकिन एक षड्यंत्र के तहत अलाउद्दीन के एक साथी, इसका नाम था मोहम्मद सलीम ने अटैक कर दिया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के ऊपर। जब अटैक कर दिया तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी भागने लगा। और फिर क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी का एक दूसरा साथी, जिसका नाम था इख्तियारुद्दीन हुद। क्या नाम था? इख्तियारुद्दीन हुद। इन्होंने क्या किया कि जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का धड़ सर से अलग कर दिया और इस प्रकार अलाउद्दीन द्वारा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी गई और अगला शासक जो है बनता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है फिरोज खिलजी के बाद में उसका उत्तराधिकारी बनता है फिरोज खिलजी के बाद। और फिरोज खिलजी का भतीजा और दामाद दोनों था जो है अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी का असली नाम था अली गुरसास्प। और ये जो है अलाउद्दीन खिलजी शिहाबुद्दीन मसूद खिलजी का पुत्र था, जिसकी हत्या के बाद, इसकी हत्या बलबन के शासनकाल में हो गई थी। इसकी हत्या के बाद फिरोज खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी और उसके दूसरे भाई अलमास बेग का पालन पोषण किया और बाद में अपनी पुत्रियों की शादी भी इन दोनों भाइयों से की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है जब इसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दी तो उसने डायरेक्ट दिल्ली पर अटैक नहीं किया, डायरेक्ट दिल्ली पर कब्जा नहीं किया। तो उसी बीच क्या हुआ कि जो है फिरोज खिलजी की एक विधवा थी, इसका नाम था मलिका जहां। तो मलिका जहां ने कोई दिल्ली में सुल्तान ना होने के कारण इसने अपने पुत्र कद्र खां को और रुकनुद्दीन इब्राहिम दोती के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठाया, अर्थात सुल्तान घोषित किया और स्वयं मलिका जहां उसकी संरक्षिका बन गई। जब ये बात पता चलती है जो है अलाउद्दीन खिलजी को कि जो है रुकनुद्दीन इब्राहिम दोती दिल्ली का सुल्तान हो गया है, तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली पर अटैक करता है और विद्रोही पराजित होते हैं और अलाउद्दीन खिलजी का दिल्ली पर अधिकार हो जाता है। दिल्ली पर अधिकार करने के बाद में जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सी उपाधियां धारण की। जरा देखना कौन कौन सी उपाधियां थी, जैसे कि सिकंदर दोती या कहीं कहीं पर सानी भी बोल देते हैं, सुल्तानों का सुल्तान, जनता का चरवाहा, ऐसी उपाधियां धारण की। और अलाउद्दीन खिलजी के राजरोहण के साथ ही दिल्ली सल्तनत में साम्राज्यवादी युग का प्रारंभ स्टार्ट होता है। लेकिन एक बात यहाँ पर
ध्यान देनी होगी कि अलाउद्दीन खिलजी ने जिन भी स्टेट्स पर अटैक किए हैं, राज्यों पर अटैक किए हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य ये था धन लूटना, ना कि उनका राज अपने अंडर में कर लेना। ये भी बात ध्यान रखनी होगी। और अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्यवादी युग स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या किया? अपनी सेना को मजबूत करना होगा। जाहिर सी बात है, अगर जो आपको किसी पर अटैक करना है तो आपकी सेना मजबूत होना चाहिए। सेना, तो सेना के इसने क्या किया कि सेना को अलाउद्दीन खिलजी ही ऐसा पहला शासक है दिल्ली सल्तनत का जिसने नगद वेतन देना स्टार्ट किया। नगद वेतन देना स्टार्ट किया। ठीक है। अगली बात है कि सैनिकों की पहचान हो सके, इसके लिए इसने जो है हुलिया प्रथा स्टार्ट की। हुलिया प्रथा, ठीक। और इसने क्या किया? इसने जो है एक अस्थाई और बड़ी सेना अपने पास रखी। अस्थाई और बड़ी सेना अपने पास रखी, जिसके माध्यम से ये जो है अटैक करता था या मंगोलों के अटैक से अपनी रक्षा करता था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों के सबसे ज़्यादा अटैक हुए, लेकिन ध्यान रखना हो ये बात कि जो है अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत को मंगोलों की रक्षा करने में सफल रहा और इसके लिए इन्होंने जो है श्रीनगर की स्थापना की थी। श्रीनगर दिल्ली में पड़ता है, श्रीनगर की इसने स्थापना की थी। तो पूछेगा मंगोलों का सर्वाधिक अटैक किस सुल्तान के शासनकाल में हुआ था? तो हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। और अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के अटैक से दिल्ली को बचाने के लिए किस नगर की स्थापना की थी? तो श्रीनगर की स्थापना की थी। ठीक है। नगद वेतन किसने देना स्टार्ट किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। हुलिया प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट की थी। और अब ये सब कुछ करेगा तो कैसे करेगा? उसके पास रेवेन्यू होना चाहिए। तो रेवेन्यू के लिए उसने क्या किया कि अपनी लगान व्यवस्था को काफ़ी मजबूत किया। कैसे मजबूत किया जरा देखिएगा। लगान व्यवस्था को मजबूत करने के लिए इन्होंने कौन सा काम किया कि भूमि की माप के आधार पर जो है उन्होंने जो है लगान निश्चित किया। ठीक है। तो भूमि की माप के आधार पर लगान लेने वाला पहला शासक होगा अलाउद्दीन खिलजी। और इन्होंने जो भूमि की माप की इकाई घोषित किया वो थी बिस्वा, जो आज भी चल रही है। ठीक है। ये बिस्वा को उन्होंने भूमि की माप की इकाई घोषित किया था और इन्होंने भूमि की माप करवाई। ठीक है। ऐसा पहला शासक है। इन्होंने दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा कर की वसूली की, अर्थात जो है 1/2%, 1/2 अर्थात 50% लगान की वसूली की थी। इसीलिए इतनी ज़्यादा बड़ी सेना रख पाया। और बड़ी सेना रखने के बावजूद भी इन्होंने अपने राज्य को और लगान को बैलेंस करने के लिए इन्होंने जो है बाजार व्यवस्था लागू की थी, या कह सकते हो कि राशनिंग व्यवस्था लागू की थी। ठीक है। या फिर कह सकते हो कि जो है आर्थिक नीति लागू की थी। इसमें इन्होंने क्या किया? बाजार व्यवस्था को सही रूप से चलाने के लिए एक नया विभाग गठित किया जिसका नाम था दीवान ए रियासत। ठीक है। दीवान ए रियासत। ये इस रियासत का या इस विभाग का जो काम था, ये था कि बाज़ार में जो भी चीज़ें आ रही हैं उनका मूल्य स्थिर रहे, बाज़ार में वस्तुओं की जो है मांग और सप्लाई में कोई गड़बड़ी ना होने पाए। और जो है ये सब इसलिए किया गया था ताकि कम से कम वेतन में ही जो है बड़ी से बड़ी सेना रखी जा सके। अलाउद्दीन के शासनकाल में ही पहली बार जा कर के हमें पता चल पाता है कि आखिर जो है सैनिकों का वेतन कितना था। ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी ने इसके लिए जो है सरकार की ओर से जो है व्यापारिक वर्ग को शासन में भागीदार बनाया, उनकी सेवाएं ली, और ऐसा करने वाला ये पहला शासक था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी लगान को बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया कि अपने सैनिकों के माध्यम से गांव में लगान की वसूली स्टार्ट की थी। इसके पहले क्या होता था कि जो गांव के मुखिया होते हैं,
जिनको मुकद्दम, चौधरी, अन्य नामों से जाना जाता है। तो यही लोग लगान की वसूली गांव में करते थे और फिर उसके बाद में जो सुल्तान तक पहुंचता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने लगान व्यवस्था को सही करने के लिए और लगान को बढ़ाने के लिए क्या किया कि गांव का जो टैक्स वसूलने का काम होता था वो भी जो है सुल्तान के अधिकारी करने लगे। इसलिए अब ये सवाल कई बार पूछा जाता है कि किस सुल्तान ने जो है गांव के मुखिया और मुकद्दम या चौधरियों के विशेषाधिकारों का हनन किया था या उन पर बैन लगा दिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी किया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने जो है खालिसा या खालसा भूमि की बढ़ोतरी की और अपना जो है राज है वो 11 प्रांतों में विभाजित किया था। कितने प्रांतों में? 11 प्रांतों में विभाजित किया था। इसके अलावा ध्यान रखनी होगी कि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान के समय उनके साथ था। ये कई बार पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा कवि है जो कि अलाउद्दीन के साथ उसके दक्षिण भारत के अभियान पर गया था? तो वो कौन था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने और भी कई बातें जो है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कही हैं, जैसे कि अमीर खुसरो और जो है ईसामी, ठीक है, अमीर खुसरो और ईसामी ने अलाउद्दीन खिलजी को एक भाग्यवादी व्यक्ति कहा है, भाग्यवादी व्यक्ति कहा है या भाग्यशाली व्यक्ति कहा है, भाग्यशाली सुल्तान या व्यक्ति कहा है। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात होगी ये कि अमीर खुसरो सर्वप्रथम दरबारी कवि के रूप में अपॉइंट जो हुआ था वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। तो दरबारी कवि के रूप में पहली बार कब अपॉइंटमेंट हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में हुआ था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने वित्त के सुधारों में दिलचस्पी या कह सकते हो गहरी दिलचस्पी लेने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान है। और इसकी जो जानकारी मिलती है वो बर्नी के द्वारा दी गई। बर्नी के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के शासन की वित्तीय जानकारी दी गई। और अलाउद्दीन खिलजी ने इतना ज़्यादा वित्त सुधारों में दिलचस्पी ली कि लेनपुल ने अलाउद्दीन खिलजी को जो है एक जो है आर्थिक सुल्तान तक की बोल दिया है, ठीक है, ये लेनपुल ने कहा है। और अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत में जो भी सफलता प्राप्त की वो अपने जो है सेनापति मलिक काफूर के माध्यम से प्रारंभ की थी। और अलाउद्दीन खिलजी के लिए मलिक काफूर ने ही साउथ इंडिया को जीता था, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1297 में पहला आक्रमण गुजरात पर किया गया था। ये कई बार पूछ लेता है कि अलाउद्दीन खिलजी का सुल्तान बनने के बाद में पहला आक्रमण कब हुआ था? तो 1297 में किस पर हुआ था? गुजरात में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने जितने भी साउथ इंडिया पर अटैक किए हैं वो लगभग सफल रहे, लेकिन उनका पांड्य देश पर किया गया आक्रमण आर्थिक रूप से तो सफल रहा, परंतु जो है उससे कोई राजनीतिक लाभ नहीं हुए, ठीक है। और ना तो पांड्य राजाओं ने कभी भी अलाउद्दीन खिलजी के शासन को स्वीकार किया और ना तो कभी कोई कर दिया। और फिर क्या होता है कि ये सब होते होते उम्र हो जाती है अलाउद्दीन खिलजी की। तो जो है 4 जनवरी 1316 को अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन मृत्यु के पूर्व ही जब वो बीमार था तब उन्होंने साउथ इंडिया से अपने सेनापति मलिक काफूर को अपने पास बुलाया था। फिर क्या हुआ कि मलिक काफूर जब आया और अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई, अलाउद्दीन खिलजी को दिल्ली की जामा मस्जिद के बाहर दफना दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद में इनके सेनापति मलिक काफूर ने एक षड्यंत्र स्टार्ट किया। अब कौन सा षड्यंत्र था देखिएगा जरा।
मलिक काफूर ने क्या किया कि अलाउद्दीन खिलजी का एक लड़का था जिसका नाम था शिहाबुद्दीन उमर, और ये अल्पवयस्क था, ठीक है, मतलब एडल्ट नहीं था। तो इन्होंने शिहाबुद्दीन उमर को जो है किन्होंने, मलिक काफूर ने सुल्तान घोषित कर दिया और स्वयं उसका जो है संरक्षक बन गया। तो एक हिसाब से देखा जाए कि दिल्ली की बागडोर अब हो गई मलिक काफूर के हाथ में। लेकिन शिहाबुद्दीन का एक भाई था बड़ा, इसका नाम था मुबारक खां। मुबारक खां को इसके पहले ही मलिक काफूर ने जो है कैद कर दिया था। तो जब मलिक काफूर ने इसको कैद कर दिया था, शिहाबुद्दीन उमर को सुल्तान घोषित कर दिया, फिर क्या हुआ कि मुबारक खां को जो है मलिक काफूर ने मारने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के व्यक्तिगत, या ध्यान दीजिएगा, मलिक काफूर ने शिहाबुद्दीन उमर को सुल्तान घोषित करने के बाद मुबारक खां को मारने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के निजी सैनिकों, जिनको बोलते थे पायकों को हत्या करने के, मुबारक खां की हत्या करने के लिए भेजा। लेकिन जब पायक वहां पर पहुंचे तो मुबारक खां ने जो है अपने वंश के प्रति, ठीक है, अपने राजवंश के प्रति पायकों को कर्तव्यों का बोध कराया, बताया कि जो है आप हमारी रक्षा के लिए हो, आप राजवंश की जो है हत्या करने के लिए नहीं हो। तो इसलिए क्या हुआ, पायकों ने उल्टा आ करके मलिक काफूर को मार दिया। जब मलिक काफूर को मार दिया तो मुबारक खां ने क्या किया, अपने भाई शिहाबुद्दीन उमर का संरक्षक अपने आप को घोषित कर दिया। फिर कुछ दिनों के बाद में क्या हुआ कि शिहाबुद्दीन उमर को ग्वालियर के किले में कैद कर लिया। किसने? मुबारक खां ने। और फिर कुछ दिन के बाद में वहीं पर इसे अंधा कर देता है और बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है और स्वयं को मुबारक खिलजी के नाम से नया सुल्तान घोषित कर देता है। उम्मीद है ये खिलजी वंश का पहला पार्ट है, आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग फिरोज खिलजी के बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है। अगर जो आपके कोई सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।